नमस्कार बच्चों, मैं अनिल श्रीवास्तव एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित ल्हासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले हम लेखक के जीवन पर और उनकी रचनाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। तो इस क्रम में हम देखेंगे राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल में हुआ था और उस गांव का नाम था पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, उनका पैतृक गांव अर्थात जहां उनके पिताजी रहते थे, उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई, यानी कि उनकी पूरी शिक्षा जो है काशी में, आगरा में और लाहौर में मिला करके हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उनका नाम बदल गया और उनका नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इतनी सारी भाषाओं की जानकारी होने के कारण उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। लोग उन्हें महापंडित कहते थे। यहाँ पे पंडित का मतलब विद्वान होता है। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। कक्षाओं के दौरान बच्चों मैंने आपको बताया था कि हिंदी गद्य साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं। इन विधाओं में कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, आलोचना, ये सारी हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया, रचना किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। जो दूसरी भाषाओं में जो ग्रंथ थे, उन सारी ग्रंथों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा जो 6 भागों में है, दर्शन दिग्दर्शन, 20वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। 150 पुस्तकों की लगभग उन्होंने रचना की। इन सारी रचनाओं में जिन रचनाओं को अभी मैंने पढ़ा, ये प्रमुख रचनाएं हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। कुछ ऐसे ग्रंथ, कुछ ऐसे लेख जो लुप्त हो रहे थे, उसे उन्होंने ढूंढा, उस पर अध्ययन किया और अध्ययन करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो इस तरह से उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। यात्रा वृत्त
भी हिंदी गद्य साहित्य की एक विधा है। इस विधा में लेखक अपनी निजी यात्रा का वर्णन पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अपनी यात्रा के दौरान वो किन कठिनाइयों का सामना करता है, कैसे कैसे वो मंजिल तक पहुंचता है, इन सारी चीज़ों का वह वर्णन पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से हमें उस स्थान के रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, भाषा आदि का ज्ञान होता है। बच्चों, आप जब किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश की यात्रा पे जाएंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान हमारे वहाँ से कुछ भिन्न होगा। वहाँ की संस्कृतियाँ, वहाँ की परंपराएं कुछ भिन्न होंगी। तो इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हम वहाँ की भाषा को जानते हैं, समझते हैं। तो इससे बहुत सारा हमें ज्ञान होता है। आगे हम देखेंगे, उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। उन्होंने एक शास्त्र की ही रचना कर दी। कौन से शास्त्र? घुमक्कड़ी शास्त्र। इस शास्त्र में क्या था? घूमना, इधर उधर घूमना और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञान वर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। प्रस्तुत पाठ लहासा की ओर संकलित ये जो अंश है राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यह यात्रा उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, अर्थात भारतीय तिब्बत नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में यानी कि बदले हुए रूप में भिखमंगे का रूप धारण करके उन्होंने यह यात्रा की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था, वहाँ की संस्कृतियाँ, वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन कैसा था। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन राहुल जी ने बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। पाठ का हम अध्ययन करेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। जिस रास्ते से लेखक जा रहा है उस रास्ते के बारे में वो बता रहे हैं कि वह नेपाल से होते हुए तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। ये मतलब मुख्य मार्ग है। फरी कलिंग पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थीं। एक मार्ग का यहाँ पर उन्होंने चर्चा किया है, फरी कलिंग पोंग। यह रास्ता जब नहीं खुला था, नहीं बना था, तो जिस रास्ते से होते हुए लेखक तिब्बत गया था वही मुख्य मार्ग था और इसी मार्ग से हिंदुस्तान की चीज़ें भी व्यापार के उद्देश्य से तिब्बत जाया
करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था और इसी रास्ते से सैनिक भी जाया करते थे। सैनिक रास्ता भी था, व्यापारिक भी था, व्यापार के उद्देश्य से भी गाड़ियां आया जाया करती थी और एक सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। तो वहाँ पे बहुत सारी फौजी चौकियां थीं और किले भी बने हुए थे। और इन किलों में, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, इन किलों में कभी चीनी सैनिक रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। तत्कालीन समय की चर्चा यहाँ पे लेखक कर रहे हैं कि अब बहुत से फौजी मकान गिर चुके थे। दुर्ग के किसी भाग में, किले के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, जो भाग नहीं गिरे हुए थे, उन भागों में किसानों ने अपना क्या कर लिया था, बसेरा बना लिया था। वहीं उन्हीं भागों में वो रहते थे। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते थे, कुछ घर भी बसे हुए थे। ऐसा ही परित्यक्त मतलब होता है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। एक चीनी किला जिसमें पहले कभी चीनी सैनिक रहते थे, अब उन्होंने उसे छोड़ दिया था। तो एक ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक बता रहा है कि एक ऐसा ही परित्यक्त किला था जहाँ पर हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। बहुत ऐसी चीज़ें थीं जो बहुत तकलीफ पहुंचाती थी और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही आरामदायक थी। अब वो आरामदायक बातें क्या थीं? वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। आप ये ध्यान रखेंगे, यह वह समय था जिस समय लेखक ने यात्रा की थी। उस समय की बात की जा रही है यहाँ पे। अब आज क्या है हम ये नहीं कह सकते। आज समाज में, आधुनिक परिवेश में, समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि लेखक के यात्रा के समय की ये तिब्बती समाज का वर्णन हो रहा है। तो उस समय वहाँ पे जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं था और न औरतें पर्दा ही करती थी। जिस समय लेखक यात्रा करता था उस समय भारतीय परिवेश में ऊंच नीच, जाति पाति का बहुत ही भेदभाव, बहुत ही समाज में ये चीज़ें प्रचलित थीं। लेकिन तिब्बत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। औरतें पर्दा भी नहीं करती थीं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। जो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते थे, उन्हीं को लोग चोरी के डर से घर में अपने बिल्कुल नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। अगर आप थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, ठीक ठाक हैं, तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, किसी से जान पहचान ना हो, फिर भी आप घर के भीतर जा सकते हैं। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। आप बिल्कुल अपरिचित होते हुए भी घर के भीतर चले जाइए। घर के भीतर अगर बहू है, सास है, अपनी झोली में से उसे आप चाय दे दीजिए, वो उसे आपके लिए अच्छे से पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय की चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में, जिसे हम खोटी भी कहते हैं, में रख के आपको दे देगी।
तो जैसे मैंने बताया कि हम जब किसी राज्य किसी दूसरी जगह की यात्रा करते हैं तो खान पान में अंतर हमें देखने को मिलता है। तो ये अंतर आप देख सकते हैं, वहाँ पे चाय बनाने का जो तरीका था बिल्कुल हमारे वहाँ से भिन्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वहाँ पे चाय में मक्खन और सोडा डाल करके उसे पकाया जाता था। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ से अगर चूल्हा बहुत दूर है, आप रसोई घर को वहाँ से नहीं देख सकते हैं, और आपको यदि डर है कि आपका सारा मक्खन चाय में नहीं पड़ेगा, कुछ मक्खन चुरा लिया जाएगा, तो आप खुद जाकर के चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। अगर आपके मन में ये डर है तो आप रसोई घर में भी जा कर के वहाँ खड़े होकर के खुद उसको मत करके ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल अलग तरह की चाय है, हमारे वहाँ से बिल्कुल भिन्न। तो अलग देशों में अलग राज्यों में खान पान के स्तर में परिवर्तन हमें ये देखने को मिलता है। आगे लेखक बताते हैं, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। अब जहाँ पे वो चाय पीने के लिए ठहरे थे वहाँ से जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब रास्ते पर चलने का कह सकते हैं टैक्स, कि इस रास्ते से अगर तुम चल रहे हो तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा चलने के लिए। लेखक कहते हैं, हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी। चिट्ठी एक प्रकार का कागज का टुकड़ा होता था जो वहाँ कह सकते हैं पास बनाया जाता है ना, तो कह सकते हैं पास, जो वहाँ के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता था। अभी आगे आप देखेंगे कि लेखक के यात्रा के दौरान उन्हें एक मंगोल बिच्छू मिल जाता है जिनका नाम सुमति होता है। तो उन्हीं के परिचय से उन्हें चिट्ठी मिल जाती हैं। तो वो चिट्ठी जो है उस व्यक्ति को वो दे देते हैं। उन चिट्ठों को देख करके वह व्यक्ति उन्हें आगे जाने के लिए छोड़ देता है। ठीक है, आप आगे जा सकते हैं। शायद उसी दिन हम थोंगला एक गांव का नाम है, स्थान का नाम है, शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमत के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अब यहाँ पे सुमति, जैसे कि मैंने पहले बताया, यात्रा के दौरान उन्हें एक मंगोल बिच्छू मिल गए थे। तो इनके परिचय के लोग उस गांव में थे और परिचय होने के कारण भिखमंगे के रूप में होने के बावजूद भी उनको ठहरने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि 5 वर्ष पश्चात जब वो इसी रास्ते से लौटते हैं और एक भद्र यात्री, एक सभ्य सज्जन भद्र सभ्य यात्री के वेश में, यानी कि इस बार जब वो लौटते हैं तो भिखमंगे के वेश में नहीं, काफ़ी 5 वर्ष में काफ़ी कुछ परिस्थितियां बदल चुकी थी। तो भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। अब 5 ही वर्ष में तिब्बती समाज की काफ़ी कुछ परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां बदल चुकी थी और ऐसे समय में भद्र वेश में होने के बावजूद भी किसी ने उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं दिया और ऐसी स्थिति में उन्हें गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग मतलब एक पेय पदार्थ है, यहाँ पे मदिरा। छंग का तात्पर्य एक पेय पदार्थ जिसे हम मदिरा कहते हैं। तो उसे पी करके बहुत कम लोग ही होश हवास को दुरुस्त सही रख पाते हैं।
तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें जो है उचित स्थान नहीं मिला ठहरने के कारण लोग मदिरा पी करके अपने होश हवास को सही नहीं रख पाते हैं। अब आगे हम देखेंगे। अब हमें सबसे विकट कठिन डांडा, डांडा का मतलब ऊंची जमीन, और ये ऊंची जमीन जो थी 17 से 18 फीट ऊंची होती थी, बहुत ही दुर्गम, बहुत ही कठिन। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। थोंगला वो स्थान का नाम है जो काफी दुर्गम था, कठिन था, काफी ऊंचा था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तिब्बत में ये सबसे खतरे की जगह होती थी। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते थे। दोनों तरफ कोई गांव गिराव, कोई बसेरा नहीं होता था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे लेखक ने बहुत ही रोचक ढंग से उन मार्गों का वर्णन किया है, कितनी कठिनाई है उन रास्तों में। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। चूंकि आसानी से इन स्थानों पे कोई पहुंच नहीं सकता था, तो ऐसे ही स्थानों पर डाकू जो है छिप करके रहा करते थे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। अगर तिब्बत में गांव में कोई कत्ल हो जाए, कोई खून हो जाए, कोई मर्डर हो जाए तो लोगों को सजा मिल भी सकती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों जहां पे कोई ना हो, निर्जन, बिल्कुल खाली, इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। व्यक्ति कैसे मरा, कौन मारा, इसकी कोई चर्चा, कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। तिब्बती सरकार खुफिया और पुलिस प्रशासन पर उतना खर्च भी नहीं करती थी। और दूसरी बड़ी बात कि वहां कोई गवाह भी नहीं मिल सकता कि भाई किसने मारा, कैसे इस व्यक्ति का कत्ल हुआ। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। इसका भी एक कारण है जो अब आगे अभी हम चर्चा करेंगे कि क्यों पहले डकैत आदमी को मार डालते थे। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, अभी आगे आप देखेंगे भी कि तिब्बत में उस समय हथियार रखने का कोई कानून नहीं था। हथियार का कोई कानून न होने के कारण लोग लाठी और डंडे की तरह अपने साथ हथियार लेकर के घूमते थे। तो डाकुओं को अपने भी जान का परवाह रहता था। वो सोचते थे कि इनको यदि हम पकड़ने जाएंगे तो कहीं पहले यही हमला कर दें और हम मर जाएं। इस डर से पहले वो क्या करते थे, व्यक्ति को मार देते थे और फिर देखते थे कि इसके पास कुछ है कि नहीं, पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया आपसे, गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थोंगला के पास खून हो गया। गांव पहुंचने पर लेखक बता रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि पिछले साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार
जीभ निकाल कूची कूची, कूची कूची तिब्बती भाषा, कूची कूची का मतलब कोष्टक में दिया हुआ है दया दया, 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। चूंकि ये एक भिखारी के वेश में गए थे तो वहाँ पे कत्ल हुआ है, खून हुआ है, उनसे इससे उनको कोई लेना देना नहीं था। जहाँ कहीं देखते वहाँ अपनी टोपी उतार करके, जीभ निकाल करके और भिक्षा मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमंत से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अपनी यात्रा का चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं कि पहाड़ की चढ़ाई बहुत ऊंची थी और ऐसी विषम परिस्थिति में पीठ पर सामान लाद करके चढ़ना काफ़ी मुश्किल था। व्यक्ति को अकेले ही चलना मुश्किल होता है, ऊपर से अगर यदि हम सामान लाद करके चल रहे हैं तो आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई हो सकती है। लेखक बताते हैं कि जो अगला पड़ाव था वो लगभग 16 से 17 मील से कम नहीं था। ऐसी स्थिति में वो अपने मित्र जो मंगोल भिक्षु थे सुमति, उनसे कहते हैं कि भाई लंगकोर तक के लिए, लंगकोर भी एक स्थान का नाम है, वहाँ के लिए जो है हम 2 घोड़े कर लें और उस पर हम सामान भी रख लेंगे और फिर आसानी से चढ़े चलेंगे। इस तरह से यात्रा की कठिनाइयों का वो वर्णन करते हैं। शेष पाठ का अध्ययन बच्चों मैं अपनी अगली वीडियो में करूँगा। अभी तक उम्मीद है कि आप यहाँ तक पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। तो लेखक के बारे में और पढ़ाए गए अंशों को ध्यानपूर्वक सुन करके उनका अध्ययन आप करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।